14 जून को एक ऐसी खबर आई जो कि हैरान कर देने वाली थी। इस दिन एक वर्सेटाइल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। बॉलीवुड में इतना नाम कमाने के बाद उन्हें क्या जरूरत थी सुसाइड करने की। थोड़े समय बाद पता चला कि उन्हें डिप्रेशन था। क्या है ये डिप्रेशन? क्या ये इतना पावरफुल है कि इतने इंस्पिरेशनल पर्सन को भी सुसाइड करवा सकता है? अभी कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोल रहे थे कि वो डरपोक हैं, कायर हैं। तो मैं उन सब लोगों से बस यही कहूंगा कि किसी भी इंसान की कंडीशन जाने बिना अपने कमेंट मत दिया करो। डीसीई यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7th रैंक और इन्होंने नेशनल लेवल पे फिजिक्स ओलंपियाड भी जीता हुआ था। तो कोई डल माइंड वाला पर्सन नहीं था वो। हाँ, ये उनका डिसीजन गलत था, ये मैं मानता हूँ। तो और इस चैनल पर हमने साइकोलॉजी की एक नई सीरीज शुरू करने की सोची है। ठीक है, इस तरह से कमेंट मत किया करो कि डरपोक था, कायर था, बिना कुछ जाने उसके पर्सन के कंडीशन या उसके हालात के बिना। ओके, तो इस साइकोलॉजी की सीरीज शुरू करी है हमने इस चैनल पे और ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, यह किस किस कारण से होता है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिप्रेशन क्या होता है ना। पहले पता होना चाहिए, मैं तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो डिप्रेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ओवर थिंकिंग से, है ना। हम ओवर थिंक करते हैं किसी चीज के बारे में, फिर ओवर थिंकिंग के बाद जो स्टेप आता है वो होती है टेंशन। ठीक है, और टेंशन के बाद जो स्टेप आता है वो उसे बोलते हैं हम डिप्रेशन। ओके, अगर आपके अंदर भी इन जो ये क्वालिटी यहाँ पे मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं, अगर आपके अंदर भी इन 4 या 4 से ज्यादा फीचर हैं तो हो सकता है कि आप भी डिप्रेशन में हो। तो देखो, मैं आपको चेक भी करवा रहा हूँ कि आपको डिप्रेशन है या नहीं, है ना। तो एक करके देखते हैं कौन कौन से फीचर है यहाँ पे। पहला है लो मूड, यानी कि मूड बहुत लो होता है डिप्रेशन में। जब कोई इंसान होता है उसका मूड काफी अच्छा नहीं होता, वो सोशल इवेंट्स को अवॉइड करता है ना। जैसे पार्टीज हो गई, प्रोग्राम्स हो गए, वो इनको अवॉइड करता है। वो एक होपलेस फील करता है और हेल्पलेस, उसे लगता है कि उसकी हेल्प नहीं करने वाला। ओके, वो इरिटेबल नेचर का होता है, यानी कि चिड़चिड़ा हो जाता है। इसे बोलते हैं ना कि चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी कहने को काटता है, मतलब ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। ओके, बीइंग टीयरफुल, रोता हुआ रहता है वो। इनटॉलरेंट टू अदर्स, है ना, यानी कि सामने वाले पर्सन से एकदम से गुस्सा हो जाता है, मतलब मजाक बिल्कुल ही उसे पसंद नहीं होता इस टाइम पे। अनमोटिवेटेड होता है वो पर्सन, मोटिवेशन में बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। अनइंटरेस्टेड होता है, यानी कि वो पर्सन इंटरेस्टेड भी नहीं होता किसी भी चीज में, है ना, और उसे लाइफ में कोई इंजॉयमेंट भी नहीं मिलती। तो अगर आपके अंदर भी 4 या फिर 4 से ज्यादा फीचर हैं तो हो सकता है कि आप भी डिप्रेशन से पीड़ित हो। तो एक बार चेक कर लेना, और है ऐसा तो जल्दी से बाहर आ जाए। कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये माइंड डिसऑर्डर की काफी बड़ी प्रॉब्लम है और लाखों लोग आज इस पूरे वर्ल्ड में इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं डिप्रेशन के कॉजेज के बारे में। बेसिकली डिप्रेशन के 2 कॉजेज होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल कॉज, एक होता है हमारा एक्सटर्नल कॉज, है ना। सिंपल है। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ इंटरनल कॉज की। तो इंटरनल कॉज कौन कौन से होते हैं? जो पहला इंटरनल कॉज है वो है पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है ना उसके बारे में बात की जाती है। जैसे मान लो कि पर्सन स्टार्टिंग से ही पैसिमिस्टिक है। पैसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? पैसिमिस्टिक मतलब होता है जो पर्सन स्टार्टिंग से ही निराशाजनक, जिसे बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव इंसान है, तो हर चीज में नेगेटिव बोलते हैं। ओके, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जैसे मान लो किसी का चाइल्डहुड काफी अच्छा नहीं रहा, तो जैसे जैसे उसकी अपब्रिंगिंग होगी ना वैसे उसमें वो वाले फीचर आते चले जाएंगे और उसके मन में ये रहेगा मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया, मेरे साथ ऐसा हुआ था, बचपन में ऐसा हुआ था। ओके, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, यानी कि जो फैमिली हिस्ट्री है वो कैसी है। जैसे मान लो कोई पेरेंट है उनके, या फिर जो उनके कजन्स हैं, अगर वो डिप्रेशन से कभी ऐसे सफर किया था उन्होंने, डिप्रेशन से पीड़ित थे वो पहले, तो हो सकता है जो उनके बच्चे होंगे उनमें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ओके, और नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसको दिल की बीमारी है, उसको किडनी की बीमारी है काफी टाइम से, तो पर्सन वो टेंशन की वजह से ना वो डिप्रेशन में भी आया, तो उसको लगता है जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा, मैं अब मर जाऊंगा तब मर जाऊंगा, है ना। तो ऐसी चीज उसमें आती रहती है। ओके, चलो अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल कोज की।
एक्सटर्नल कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ ही लिखे हैं बस। जैसे मनी प्रॉब्लम जो मेन है मैंने वहां पे वो लिखे हैं। जैसे हमारी मनी प्रॉब्लम हो गई जो कि काफी बड़ा कॉज है। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज है, जॉब में होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जिनको जॉब पसंद नहीं आती या फिर पसंद ही नहीं आती, वही कॉज होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट से होता है कि जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं है। डेथ ऑफ क्लोज वन, कोई उनका खास आदमी मर जाए, है ना। बुलिंग मतलब फिजिकल भी हो सकते हैं, वर्बली भी हो सकते हैं। कॉलेज टाइम में होता है ना, कॉलेज में स्कूल्स में छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि स्कूल में चिढ़ाते हैं उनको कि कोई छोटा हाइट तो उसे बोना बोना कह के चिढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ इसमें बुलिंग से वो परेशान हो जाते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन, उससे भी डिप्रेशन में आ जाता है इंसान। मोस्टली लोनलीनेस क्या होता है, ये जब इंसान बड़ा हो जाता है, थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, तब ये कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, बाकी बाय द वे जो डिप्रेशन है वो 18 से 25 साल की उम्र में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि इसके बाद लोगों में समझ आ जाती है कि उन्हें कैसे चलना है। ओके, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये क्या है, जैसे जानते हो आप क्या होती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम, है ना। थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो सब झेल लेते हैं, ज़्यादा ही हो जाए तब ऐसी कंडीशन आ सकती है डिप्रेशन की। ओके, और एल्कोहल एंड ड्रग्स, यानी कि कोई पर्सन है वो ड्रग्स लेने का हैबिचुअल है, अल्कोहल का हैबिचुअल है, तो या तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं ड्रग्स के, अल्कोहल के, या फिर पर्सन को नाम मिले कुछ दिनों तक, तब वो ऐसी हरकतें कर सकता है डिप्रेशन वाली। ओके, तो ऐसे उनके एक्सटर्नल कॉजेज हैं डिप्रेशन के। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं ट्रीटमेंट के ऊपर। बेसिकली 3 टाइप से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है डिप्रेशन का। पहला है कोग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, ये साइकोलॉजी की टर्म्स है सारी। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, ये अगेन साइकोलॉजी की टर्म है। और एक है एंटी डिप्रेसेंट, इनके इसके बारे में तो आपने पहले भी सुना भी होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं करके। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, यानी कि मैं एंटी डिप्रेसेंट से स्टार्ट करता हूं। क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट? ये एक्चुअली केमिकल के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे उन्हें टैबलेट ली एंटी डिप्रेसेंट की, जो टैबलेट आती है, हमने टैबलेट ली एंटी डिप्रेसेंट की, और इस टैबलेट ने क्या किया, बेसिकली इस टैबलेट ने जो केमिकल का लेवल है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो इंक्रीज कर दिया। केमिकल कौन सा, जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर? जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना। तो एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन यहां पर है ना, इनके बीच में गैप होता है ना, इस गैप को क्या नाम है, इस गैप का नाम है सिनेप्स है। ठीक है, इस गैप का नाम क्या है, सिनेप्स है। अब मान लो को इन्फॉर्मेशन ए से बी में जानी है तो हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में। अब यहाँ पे टेल पे आके इन्फॉर्मेशन रुक गई, जब यहां से आगे के बीच में खाली स्पेस है, वॉइड है, तो इस खाली स्पेस को भरने के लिए यहाँ पे ब्रिज का जो काम करता है वो करता है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि एक टाइप ऑफ केमिकल होता है जो सिनेप्स में काम करता है, सिनेप्स के बीच में आता है और एक तरह से 2 न्यूरॉन्स को मिलाने काम करता है। ठीक है, इनमें केमिकल जैसे सीरोटोनिन हो गया, नोराडेनिलिन हो गया, ये दोनों जो है ना सीरोटोनिन, नोराडेनिलिन, ये क्या करते हैं, ये मूड को अच्छा करते हैं, मतलब, है ना। इससे जो एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद ये केमिकल रिलीज होते हैं और एक तरह से मूड को टारगेट सेल पे आके उसको अच्छा कर देते हैं। यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है न्यूरोट्रांसमीटर की, मैंने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा पीपीटी भी। ठीक है, मैं तो फिर उसके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, या फिर अपना जो आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ मिल जाएगी पीपीटी आपको। ओके, ऐसे ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। एक हो गया आपका एड्रेनलिन, ये भी काम करता है लेकिन ये गुस्सा दिला देता है ना, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड कौन सा था, साइकोडायनामिक, ये सेकंड वाला मेथड है साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी। इस वाले मेथड में क्या होता है, इसमें ना कुछ आपके ऐसे टर्म्स है, पहले आपको वो समझनी होंगी। बेसिकली इसका पहले प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में चेंज करना। अब ये क्या होता है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड? अगर मैं कॉन्शियसनेस के बेस पे बांटूं तो माइंड के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, बोल सकते हो आप इसे अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, ऐसी वो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते, जो हमें पता भी नहीं कि हमारे माइंड में वो कैसे फीड हो चुकी हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसमें जो भी आइडियाज होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनके बारे में हम फुली अवेयर होते हैं। एक होता है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड। जो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज जो है वो डली होती है। ठीक है, और उनको हम साइको एनालिसिस या फिर जो ये जो मेथड है साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, इसके थ्रू भी हम उसे बाहर ला सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जो ये थेरेपी है इसमें क्या क्या होता है। इसमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो ये है। पहला एक है ड्रीम एनालिसिस। इसमें क्या होता है ड्रीम एनालिसिस में,
इंसान को उसके ड्रीम्स में ले जाते हैं, है ना। ड्रीम्स कैसे आते हैं? ड्रीम बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, ठीक है। तो अनकॉन्शियस माइंड से ड्रीम आते हैं, हमें सोते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा काम नहीं कर रहा होता, तो अनकॉन्शियस माइंड हमारा उस टाइम पे वर्क करता है, ठीक है। आप सोचते हो कि जो ड्रीम आप सोचते हो आप जो ड्रीम है हमारे कॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं आती? तो गाइस उसका रीजन यहाँ पे ये है, अगर ड्रीम हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे ना, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उन ड्रीम्स को कोप नहीं कर पाएगा, उनको सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में फीड ही नहीं है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होने से बचने के लिए ड्रीम जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में ही होते हैं, कॉन्शियस माइंड में नहीं आते। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें याद रह जाती है, जैसे आप सो के उठते हो तो आपको लगता हो कुछ सपना, आपको जो ड्रीम आया था आपको उसका कुछ लास्ट वाला पार्ट आपको याद रह गया, है ना। तो कभी ऐसा फील हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा 1-2 बार, ठीक है। वही इंटरसेक्शन होता है अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का, दोनों के बीच में का पॉइंट होता है, ओके। अब उसके ड्रीम्स में ले आते हैं, यानी कि उसको उस पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में ले आते हैं, है ना। और फिर उससे मतलब उगलवाते हैं कि उस सपने में क्या आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई पर्सन मान लो पीड़ित है और ये बोलता है कि मेरे सपने में बुरे बुरे सपने आते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो उस टाइम पे उसको सपनों में ही ले आते हैं और फिर पूछते हैं कि वहां पे क्या दिख रहा है उसे, ओके। एक और स्टेप पे बोलते हैं रेजिस्टेंस एनालिसिस। अब यहाँ पे देखा जाता है किस किस चीज को बताना, कुछ चीजें होती है वो नॉर्मली बता पा रहा है, हंस के बता रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको वो बहुत डर के बता रहा है, पसीना आ रहा है उसको बताते हुए, तो उन चीजों को नोट करते हैं और वहां पे ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ओके। एक होता है हमारा फ्रीडम स्लिप। फ्रीडम स्लिप में बेसिकली क्या होता है, उस पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में जाता तो है ही वो, वहां पे जाने के बाद वो पर्सन वो बोलता है जो बोलना नहीं चाहता। जैसे कॉन्शियस माइंड मना करता है कि मत बोल, लेकिन कॉन्शियस माइंड उस टाइम पर सो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड ही काम करता है, तो अनकॉन्शियस माइंड वो बताता है जो उस टाइम पे उनके उसके ड्रीम्स में है, उस टाइम पे जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड है वही सामने निकल के आती है। एक होता है हमारा फ्री एसोसिएशन। इसमें बेसिकली वही चीज हमारी कि मतलब दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं, बस इसमें क्या है कि पर्सन जैसे सेंटेंस हम बनाते हैं ना बोलने से पहले, मैं बोल रहा हूँ, मैं सेंटेंस बना के बोल रहा हूँ, है ना। वहां पे ऐसा ही है, पर्सन जो वर्ड आते हैं वही बोलता रहता है और फिर बाद में जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो उस चीज को एक सेंटेंस की फॉर्म में लेके आते हैं। ट्रांसफरेंस हमारा वही प्रोसेस है, अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से हम उसके अंदर की जो अनकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन को निकाल के उसको ठीक कर देते हैं। निकाल के ठीक कैसे करते हैं, कुछ प्रोसीजर है उसके लिए, जैसे डिनाइल हो गया। डिनाइल मतलब जो उसकी रियलिटी है ना, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में फीड है या फिर उसके प्री कॉन्शियस माइंड में जो रियलिटी फीड है, वो उसको ऐसा उसके अनकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में लेके चाहते हैं और उसको ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि वो पर्सन मना ही कर देता है कि हाँ ये उसकी रियलिटी ही नहीं है। या फिर रिप्रेशन का एक मेथड है। रिप्रेशन में क्या होता है, जो उसकी नेगेटिव फीलिंग है उनको दबा दो, उनको मिटाई दो। एक होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि पर्सन की जो नेगेटिव थॉट है उनको अलग रखो, ठीक है। जो नेगेटिव वाली फीलिंग है उसको अलग ही रख दो, छोड़ दो उसको। रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी एक होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका कि जो पर्सन है वो नेगेटिव से, आपको नेगेटिव थॉट आएंगे तो क्या होगा, आप डरोगे, भागोगे, है ना। उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट आए ना उस पर पर्सन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, उसका ऐसा माइंड वॉश किया जाता है। एक होता है रैशनलाइजेशन, यानी कि पर्सन को सेल्फ जस्टिफाई करता है, यानी कि बोलता है ना अपने दिल को क्या समझाना। तो वही वाली बात यहाँ पे है, कुछ बुरा होता है तो बोलता है नहीं है मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही मेरे साथ किस्सा चल रहा है, कहानी चल रही है। तो इस तरह से वो उसे बोलते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन या फिर रैशनलाइजेशन। तो ये सारे मेथड है उसको अवॉइड करने के, ओके। अब लास्ट वाले मेथड पे आता हूं मैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ये, चलो कोई नहीं। थर्ड मेथड जो हमारा वो है जो मैंने बताया था आपको, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप थोड़ा समझना ध्यान से। थर्ड मेथड है हमारे, ओके। इसमें हम क्लाइंट के बारे में जानते हैं, है ना। एक हमने कौन से पढ़ा, पहले हमने पढ़ा एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, दूसरा पढ़ा हमने साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, और तीसरा मेथड हमारा कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पहले हम उसके क्लाइंट के बारे में जानते हैं कि उसका वो है कैसा, उसमें उसका ट्रस्ट डेवलप करते हैं। यानी कि ऐसे नहीं कि टीचर स्टूडेंट वाली अप्रोच है, एक फ्रेंड वाली अप्रोच लेके चलते हैं। उसके बाद एक साइकिल होती है, इस साइकिल को ब्रेक करना होता है। साइकिल कोई फिजिकल चलाने साइकिल नहीं, ये एक अलग साइकिल है। देखो साइकिल कैसी है, पहला जो फीलिंग क्रिएट करता है अनवांटेड बिहेवियर, है ना। यानी कि एक नेगेटिव फीलिंग आई, उससे एक नेगेटिव बिहेवियर जनरेट हुआ। नेगेटिव बिहेवियर से क्या हुआ, नेगेटिव थॉट आया। नेगेटिव थॉट से क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी फिर से, और नेगेटिव फीलिंग से फिर क्या होगा, दोबारा से नेगेटिव बिहेवियर। यानी कि एक साइकिल जो है वो ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, इस साइकिल को ब्रेक करना, सिंपल सा मेथड है, ठीक है। इस साइकिल को ब्रेक किया हमने,
फिर हमने एक्सप्लोर किया जो क्लाइंट को प्रॉब्लम कौन से स्टेप पे आ रही है, ठीक है। यानी कि जैसे वहां पे था ना रेजिस्टेंस वाला कि पर्सन कहाँ का बताने में वो डर रहा है, तो साइकिल तोड़ी हमने और फिर उसकी प्रॉब्लम को समझा, और उसके बाद हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं उस साइकिल को ब्रेक करने के। जैसे मैंने आप बताया था हमारा डिनायल, रिप्रेशन, जो साइकोलॉजी में कुछ टर्म बिल्कुल आपस में हर जगह वो आपको सेम ही मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो टूल यूज करते हैं। अब बाद में देखते हैं कि कौन सा टूल जो है वो हेल्प कर रहा है क्लाइंट को, और फिर जो सा टूल हेल्प करता है उससे ही उसको एनकरेज करते हैं कि वही टूल वो यूज करे, और इस तरह से जो पर्सन है उसमें जो नेगेटिव थॉट है उसको अलग कर देते हैं और पर्सन डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है गाइस। तो ये 3 मेथड इसको ट्रीट करने के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, और कॉजेज क्या क्या है, डिप्रेशन क्या होता है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।